हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रशांत। आज मैं आपको इस वीडियो में राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों के बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड एक वीडियो और बना रखा है अपने चैनल पे। अगर आपने उसे वह नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिनका प्रयोग वह स्वयं करता है या फिर अपने अधीनस्थों की सलाह के द्वारा करता है। तो सबसे पहले शक्ति शक्ति होती है जिसमें कार्यपालिकी शक्तियां, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में राष्ट्रपति को नियुक्ति की शक्ति मिलती है, यानी कि अपॉइंटमेंट जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। जैसे कि प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, कैग की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करता है और वित्तीय आयोग की नियुक्ति करता है। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट आता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति जो है होता है वह अंतर्राज्यीय राज्य परिषद का गठन करता है आर्टिकल 263 के तहत। इसके बाद आता है वित्त आयोग का जो गठन है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना वह भी राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है, यानी कि जहां पर कोई अनुसूचित जनजाति निवास करती है तो उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति ही घोषित करता है। इसके बाद आता है SC ST आयोग और OBC आयोग भी का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद आता है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में संसद का जो अभिन्न अंग है वह राष्ट्रपति होता है। मीन्स आपको पता होगा कि संसद जो होता है उसके तीन प्रारूप होते हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें से राष्ट्रपति बहुत ही ज़्यादा अभिन्न अंग माना जाता है। इसके बाद आता है उसके बाद अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश ला सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी सत्र बैठक पे नहीं है उस टाइम पे, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वह किसी भी बिल पर हस्ताक्षर करके स्वयं से ही उस बिल को पारित करा सकता है, तो जिसे अध्यादेश बोला जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट होता है संसद को संबोधित करने का कार्य राष्ट्रपति का ही होता है, यानी कि जैसे कि चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद कोई भी सत्र स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले राष्ट्रपति उसको संसद के सत्र को संबोधित करेगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है कि जैसे संसद के सत्र को बुलाना, भंग करना, सत्रावसान करना, ये भी राष्ट्रपति का ही कार्य होता है, जो कि वह अनुच्छेद 85 के तहत करता है। इसके बाद आती है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। कुछ राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति होना जरूरी होता है। अगर राष्ट्रपति की सहमति नहीं होती है तो वह विधेयक नहीं लाया जा सकता है, जिसमें कि वह, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि वह पूर्व में हस्ताक्षर करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आकस्मिक निधि का जो नियंत्रण है वह भी राष्ट्रपति के पास ही रहता है अनुच्छेद 267 के तहत। यानी कि जैसे कोई कुछ आपात की स्थितियों में आकस्मिक जो निधि होती है उसमें भी राष्ट्रपति का ही पूर्ण रूप से नियंत्रण आता है। थर्ड पॉइंट आता है प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के तहत वित्तीय लेन देन जो होता है, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में बजट बोलते हैं, उसका भी जो नियंत्रण होता है वह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। इसके बाद आती है न्यायिक शक्तियां, यानी कि जुडिशरी पावर। जुडिशरी पावर में अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के पास होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो क्षमादान की शक्ति मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने सजा सुना दी तो एक राष्ट्रपति ऐसा है कि वह उसकी मतलब जो अपराधी है उसके दोष को वह माफ कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं माफ कर सकता है। यानी कि उसकी जो सजा है उसको कम ज्यादा राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में ही आता है, अगर राष्ट्रपति चाहता है तो। इसके बाद आता है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी भी मामले में परामर्श ले सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करना। जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा है कि जो राष्ट्रपति होता है वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करता है। इसके बाद आती है सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां यानी कि मिलिट्री पावर। आपको जैसा कि पता होगा कि राष्ट्रपति जो होता है वह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। वायुसेना, जल सेना और थल सेना का जो अध्यक्ष यानी कि प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है किसी भी देश के साथ युद्ध और शांति की घोषणा जो है वह राष्ट्रपति ही करता है। यानी कि अगर किसी भी देश के साथ युद्ध करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की घोषणा पर ही वह युद्ध होता है, या कोई भी शांति होनी है तो वह राष्ट्रपति ही उसमें अपनी घोषणा करता है। इसके बाद आता है आपात शक्तियां। आपात शक्तियां मीन्स होता है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में जो है
आता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लगा सकता है, वह भी राष्ट्रपति लगा सकता है। तो राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लग चुका है अपने यहाँ। 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर के, तब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। और इसके बाद आता है 1975 में सर्वोदय आंदोलन हुआ था जेबी बाबू के नेतृत्व में, तब जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। इसके बाद आता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। बाई चांस जैसे कि किसी भी राज्य में संवैधानिक शक्तियां जो होती हैं वह विफल हो रही होती हैं, या फिर वह मतलब संविधान के अनुरूप वहां पर कार्य नहीं हो रहा होता है, तो वहां पर राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति शासन लगाता है। हालांकि पहले भी आपने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे देखा होगा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसके बाद आता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात में जो फाइनेंशियल जैसे क्राइसिस होते हैं तब जो है तब जो उस कंडीशन में वित्तीय आपात लगता है। वित्तीय आपात हालांकि बहुत ही सुखद स्थिति है कि अपने देश में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। इसके बाद आता है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति में क्या होता है कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जो है वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास आया, या तो उसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा और वह बिल पारित हो जाएगा जिसमें उसकी सहमति होती है, या तो फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वह अपनी असहमति जताते हुए उस बिल पर साइन नहीं करता है और उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है। तीसरी कंडीशन में क्या करता है वह अपने पास उस बिल को रख लेता है जिसके बाद उस बिल पर कोई भी चर्चा नहीं होती है, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। इसके बाद आता है थर्ड शक्ति। कुछ स्वविवेक की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। मान लीजिए कोई भी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव होने के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा है और प्रधानमंत्री चुनना है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्ति से किसी को भी प्रधानमंत्री चुन सकता है। तो ये थी कुछ पावर राष्ट्रपति से रिलेटेड जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इससे पहले भी इसका मैंने एक पार्ट बना रखा है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।